हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ की भाग 2 का चौथा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। चौथा पार्ट देख लेते हैं। धर्म 22 नंबर से देखेंगे, 22 से 29 तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। यदि मेरा पूरा समय समुदाय की सेवा में व्यतीत हो रहा था तो इस वजह के पीछे केवल एक कारण था। वह था मेरी आत्म साक्षात्कार की इच्छा। मैंने सेवा के धर्म को अपना लिया था क्योंकि मेरा विचार था कि ईश्वर को इसी सेवा के द्वारा पाया जा सकता है। और सेवा मेरे लिए भारत की सेवा थी, क्योंकि यह भावना बिना किसी प्रयास के मेरे अंदर आई थी और मैं इसके योग्य था। मैं दक्षिण अफ्रीका घूमने गया था, लेकिन काठियावाड़ से बाहर निकलने के लिए और अपने लिए रोजगार ढूंढने लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैंने यहाँ स्वयं को ईश्वर की रोज खोज करते पाया और मैं आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत था। क्रिश्चियन मित्रों ने मेरे इस अज्ञान की भूख को और तेज कर दिया था, जो कि किसी प्रकार के से शांत नहीं किया होती थी। और यदि मैं इसमें तटस्थ रहने की कोशिश भी करता, तब भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। डरबन में मिस्टर स्पेंसर बाल्टन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जनरल मिशन के मुखिया थे, उन्होंने मेरे बारे में पता किया। मैं उनके परिवार के सदस्य जैसा बन गया था। उनके साथ परिचय होने की वजह से मेरे प्रिटोरिया में क्रिश्चियन मित्र बने। मिस्टर वाल्टन का कार्य करने का अपना तरीका था। मुझे अब याद नहीं है कि कभी उन्होंने मुझे ईसाई धर्म अपनाने को कहा हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को मेरे सामने एक खुली किताब की तरह रखा और मुझे अपनी हर गतिविधियों को देखने दिया। मिसेज वाल्टन एक भली और प्रतिभाशाली महिला थी। मुझे इस युगल का व्यवहार अच्छा लगता था। वे हमारे बीच के आधारभूत अंतर को समझते थे। किसी भी प्रकार का विचार विमर्श इसे नष्ट नहीं कर सकता था। जहाँ धैर्य, परोपकार और सत्य होता है, वहाँ इस प्रकार के अंतर भी सहायक होते हैं। मैं मिस्टर और मिसेस वाल्टन की विनम्रता, दृढ़ता और अपने कार्य के प्रति भक्ति को पसंद करता था और अक्सर हम मिलते रहते थे। इस मित्रता ने धर्म में मेरी रुचि जागृत रखी। अब उस प्रकार का आराम जो मुझे प्रिटोरिया में मेरे धार्मिक अध्ययन के समय मिलता था, वह असंभव था। लेकिन जितना भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता था, उसका मैं भरपूर सदुपयोग करता। मेरा धार्मिक पत्राचार बना रहा। रायचंद्र भाई मेरा मार्गदर्शन करते थे। मेरे एक मित्र ने मुझे नर्मदा शंकर की पुस्तिका धर्म विचार भेजी। इसकी प्रस्तावना बहुत सहायक साबित हुई। मैंने सोहमियन तरीके के बारे में बहुत कुछ सुना था, जिस प्रकार कवि का रहन सहन था और किस प्रकार धार्मिक अध्ययन उसके जीवन में क्रांति लाया था। उस प्रस्तावना के विवरण ने मुझे बहुत आकर्षित किया था। मैं इस पुस्तक को पसंद करने लगा और इसके आवरण पृष्ठ से लेकर हर पृष्ठ को बहुत ध्यान से पढ़ने लगा। मैंने बहुत रुचि के साथ मैक्स मूलर की पुस्तक इंडिया व्हाट इज इट कैन टीच अस, भारत हमें यह क्या सिखा सकता है, और उपनिषदों के अनुसार जिन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी ने प्रकाशित किया था, इन सब ने मेरी हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा और बढ़ा दी और इसकी सुंदरता मुझ पर हावी होने लगी। फिर भी इसने किसी भी प्रकार से किसी धर्म के विरोध के लिए नहीं उकसाया। मैंने वाशिंगटन इरविंग की लाइफ ऑफ मोहम्मद एंड हिज एक्सर्स और कार्ल इल की पैगंबर मोहम्मद साहब की स्तुति पढ़ी। इन सब पुस्तकों ने मोहम्मद साहब के प्रति आदर को मेरी नज़रों में बढ़ा दिया। मैंने सेइंग्स ऑफ जरथुस्त्र की बातें नाम की पुस्तक भी पढ़ी। इस प्रकार मुझे विभिन्न धर्मों के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। अध्ययन ने मेरे आत्मनिरीक्षण को उत्तेजित किया और जो कुछ मुझे मेरे अध्ययन में अच्छा
लगता उसे मैंने अपने दैनिक अभ्यास में उतारने की आदत पैदा की। इस प्रकार मैंने कुछ योगा अभ्यास शुरू किया। जितना कुछ मैं हिंदू किताबों में पढ़कर समझ सकता था, लेकिन मैं काफ़ी आगे तक सीख नहीं सका। और मैंने निश्चय किया कि जब मैं वापस भारत जाऊंगा तब किसी विशेषज्ञ से सीखूंगा। यह इच्छा मेरी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। मैं टॉल्स्टॉय की पुस्तकों को भी बहुत गहराई से पढ़ा है। द गॉस्पेल इन ब्रीफ, वाट टू डू और अन्य पुस्तकों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और दूसरी पुस्तकें ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव डाला। मैंने सार्वभौमिक प्रेम की ज़्यादा से ज़्यादा और असीमित संभावनाओं को तलाशना शुरू किया। इसी समय मैं एक और ईसाई परिवार के संपर्क में आया। उनके सुझाव पर मैं वेस्लेयन चर्च हर रविवार को जाता। इन दिनों मुझे डिनर का आमंत्रण भी रहता। चर्च ने मेरे ऊपर अनुकूल प्रभाव नहीं डाला। उसके उपदेश मुझे उत्साहवर्धक नहीं लगे, और वहाँ एकत्रित समूह ही ज़्यादा धार्मिक नहीं लगा। वह भक्ति भाव रखने वाला समूह नहीं था। वे केवल सांसारिक भावनाओं वाले मनुष्य लगे जो अपने मनोरंजन और अपना रिवाज निभाने चर्च जाते हैं। यहाँ मैं अक्सर उनिंदा हो जाता। मुझे शर्म महसूस हुई, लेकिन मेरे कुछ पड़ोसी, उनका भी वही हाल होता। उन्हें उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मैं इस तरह का व्यवहार काफ़ी समय तक सहन नहीं कर सकता था, और मैं जल्दी ही वहाँ जाना छोड़ दिया। मेरा उस परिवार का साथ, जहाँ मैं हर रविवार को जाता था, अचानक टूट गया। वास्तव में मुझे चेतावनी दी गई थी कि मैं वहाँ न जाया करूँ। यह इस प्रकार हुआ। मेरे मेजबान एक अच्छी और सरल महिला थी, लेकिन कुछ संकीर्ण विचार की थी। हम हमेशा धार्मिक विषयों पर बात करते। उस समय मैं अर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया को फिर से पढ़ रहा था। एक बार जब हमने बुद्ध और यीशु की जीवन के साथ तुलना करना शुरू किया, मैंने कहा, बुद्ध की दया और करुणा को देखें। यह मानव जाति तक सीमित नहीं थी, यह सभी जीवों के लिए थी। क्या किसी का हृदय उनके कंधों पर बैठे मेमने को देखकर उनके प्रति प्रेम से नहीं भर जाता? हम इस तरह सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम को यीशु के जीवन में नहीं देखते। इस तुलना ने उस भली महिला को बहुत दुखी किया। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता था। हमने उस मामले को वहीं समाप्त किया और खाने के कमरे में गए। उनका भोला बेटा, जो मुश्किल से 5 वर्ष का रहा होगा, वह भी हमारे साथ था। मैं जब बच्चों के बीच होता हूँ तब बहुत खुश रहता हूँ, और वह छोटा बच्चा और मैं काफ़ी पुराने दोस्त थे। मैंने उसकी प्लेट में रखे मांस के टुकड़े का उपहास उड़ाते हुए अपनी प्लेट में रखे सेब की बहुत तारीफ की। भोला बालक मेरी बातों में आ गया और वह भी सेब की प्रशंसा करने लगा, लेकिन उसकी माँ बहुत हताश और बेचैन हो गई थी। मुझे चेतावनी दी गई। मैं स्वयं को नियंत्रित किया और विषय को बदल दिया। अगले हफ्ते मैं परिवार के घर पहले की तरह गया, लेकिन मेरे मन में थोड़ी घबराहट थी। मुझे नहीं लगा कि मुझे वहाँ जाना बंद कर देना चाहिए। मुझे यह सही भी नहीं लगा, लेकिन उस भली महिला ने मेरा रास्ता आसान कर दिया। मिस्टर गांधी, उसने कहा, कृपया आप बुरा मत मानिए यदि मैं कहूँ कि आप मेरे बेटे के लिए अच्छे साथी नहीं हैं। हर दिन वह मीट खाने से हिचकिचाता है और आपके तर्क का उदाहरण देते हुए फल की मांग करता है। यह बहुत हो गया। यदि वह मीट खाना छोड़ देगा, यदि बीमार नहीं भी हुआ, तो वह निश्चित ही कमज़ोर हो जाएगा। मैं यह कैसे सहन कर सकती हूँ? आगे से आपकी बातचीत केवल हम बड़ों के साथ होनी चाहिए। इसका बच्चों पर जरूर खराब प्रभाव पड़ेगा। मिसेस, मैंने जवाब दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से एक अभिभावक की तरह आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। हम आसानी से इस अप्रिय स्थिति को खत्म कर सकते हैं। मैं क्या
खाता हूँ और क्या नहीं खाता हूँ, इस बात का बच्चों पर जाहिर है बहुत अधिक असर होगा। मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका होगा यदि मैं यहाँ आना बंद कर दूँ। इससे हमारी मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। 23 नंबर देखते हैं। एक गृह स्वामी की तरह गृहस्थी जमाना मेरे लिए एक अनुभव नहीं था, लेकिन नेटल में घर को तैयार करना बम्बई और लंदन के से काफ़ी अलग था। यहाँ गृहस्थी पर व्यय किया गया धन केवल अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए था। मुझे ज़रूरी लगा कि यहाँ नेटल में मेरा घर एक भारतीय बैरिस्टर जैसे ओहदे के अनुसार होना चाहिए। इसीलिए मैंने एक अच्छे इलाके में एक छोटा सा घर लिया। यह उपयुक्त ढंग से सुसज्जित था। खाना बहुत सादा था क्योंकि मैं अपने अंग्रेज दोस्तों और अपने साथी कर्मियों को बुलाता रहता था, लेकिन घर के खर्चे काफ़ी ज़्यादा थे। एक अच्छा नौकर हर घर में ज़रूरी है, लेकिन मुझे नौकर रखना अभी नहीं आया। मेरे साथ मेरा एक मित्र जो एक साथी और सहायक दोनों की तरह था, और एक रसोइया जो पारिवारिक सदस्य की तरह हो गया था। यह रहे थे। मेरे ऑफिस का एक क्लर्क भी मेरे साथ रह रहा था। मुझे लगता है इस प्रयोग में मुझे काफ़ी सफलता मिली, लेकिन यह जीवन बिना कड़वे अनुभवों के नहीं रहा था। मेरा साथी बहुत चालाक था और मुझे लगा वह मेरे प्रति वफादार था, लेकिन इस मामले में मुझे धोखा मिला। वह ऑफिस क्लर्क के प्रति बहुत ईर्ष्या करने लगा जो मेरे साथ रह रहा था, और उसने इस तरह का जाल बुना कि मैं उस क्लर्क पर शक करने लगा। क्लर्क मित्र का भी अपना स्वभाव था। उसने तुरंत देखा कि मैं उस पर संदेह कर रहा हूँ। वह घर और ऑफिस दोनों छोड़कर चला गया। मुझे दुख हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने उसके साथ न्याय नहीं किया, और मेरी आत्मा हमेशा मुझे उसके लिए धिक्कारती रही। इस बीच रसोई को कुछ दिन का अवकाश चाहिए था, या किसी कारणवश वह नहीं आया। इस दौरान किसी दूसरे को लाना जरूरी था। नया आदमी पक्का कमज़ोर था। यह मुझे बाद में पता चला, लेकिन मेरे लिए मानो वह ईश्वर का दूत था। उसके आने के 2-3 दिन बाद उसने अनियमितताएं देखी जो मेरे घर में मेरे संज्ञान में आए बिना चल रही थी। उसने मुझे इस बारे में सचेत करने का मन बना लिया। मेरी प्रसिद्धि इस एक ईमानदार और स्पष्ट व्यक्ति की थी, इसीलिए उसे जो बात पता चली वह बहुत चौंकाने वाली थी। हर रोज़ दोपहर 1 बजे मैं ऑफिस से घर खाने के लिए जाया करता था। एक दिन 12 बजे वह भागता हुआ मेरे ऑफिस में आया और मुझे कहा, कृपया तुरंत मेरे साथ घर चलें, आपके लिए वहाँ कुछ आश्चर्यजनक है। अब क्या बात है? मैंने पूछा। तुम्हें मुझे बताना होगा। क्या बात है? मैं कैसे ऑफिस छोड़कर घर आ सकता हूँ? आप पछताएंगे यदि नहीं आए। मैं केवल यही कह सकता हूँ। मुझे उसके जोर देने के अंदाज में एक अपील लगी। मैं एक क्लर्क के साथ गया। रसोइया मेरे आगे चल रहा था। वह सीधे मुझे ऊपर की मंजिल पर ले गया और मेरे साथी के कमरे में को इशारा किया और मुझसे बोला, आप दरवाज़ा खोलिए और खुद देखिए। मैंने सब कुछ देखा। मैं दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। मैंने उसे इतनी ज़ोर से खटखटाया कि दीवारें हिल गई। दरवाज़ा खुल गया। मैंने अंदर एक वेश्या को देखा। मैंने उसे घर छोड़ने और कभी वापस न आने के लिए कहा। मैंने अपने साथी से कहा, इसी क्षण से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पूरी तरह से धोखा दिया गया और मैं बुरी तरह से बेवकूफ़ बना हूँ। किस प्रकार तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। इसे बजाय कि वह अपनी गलती स्वीकार करे, उसने मेरा पर्दाफाश करने की धमकी दी। मेरे पास छुपने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उससे कहा, जो कुछ तुम बताना चाहते हो वह करो, लेकिन इसी क्षण तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस पर वह और क्रोधित हो गया। मैं क्या करता? मैंने नीचे खड़े क्लर्क को बुलाया और कहा, कृपया पुलिस सुपरिटेंडेंट को मेरी तरफ से अभिवादन के साथ बताओ कि एक व्यक्ति जो मेरे साथ रह रहा है उसने दुर्व्यवहार किया है।
और उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन वह जाने से इनकार कर रहा है। मैं उनका एहसानमंद रहूँगा यदि वे मेरी सहायता के लिए पुलिस को भेज दें। उसे पता चल गया कि मैं सच में उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। उसके अपराध बोध ने उसे एहसास दिलाया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए पुलिस न बुलाने की याचना की और घर को तुरंत छोड़ने को तैयार हो गया। और उसने वैसा ही किया। यह घटना मेरे जीवन में सही चेतावनी की तरह आई। मैं अब स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इस बुरे शातिर दोस्त ने मुझे धोखा दिया था। मैंने उसको आश्रय देकर एक अच्छे अंत के लिए बुरा माध्यम चुना था। मैंने उम्मीद की थी गोखरू से अंजीर पाने की। मुझे पता था कि मेरा साथी एक खराब चरित्र का है। उसको सुधारने के चक्कर में मैं खुद को बर्बाद कर रहा था। मैंने अपने भले मित्रों की चेतावनी को अनसुना कर दिया था। मेरे प्रेम ने मुझे पूरी तरह से अंधा कर दिया था। यह सच मैं केवल नए रसोई की वजह से देख पाया था। साथी के प्रभाव में शायद मैं कभी अनासक्त जीवन नहीं जी पाता जिसे मैं शुरू किया था। मैं उस पर अपना समय व्यर्थ बर्बाद करता रहता। उसके अंदर मुझे अंधेरे में रखने और गलत रास्ता दिखाने की शक्ति थी, लेकिन हमेशा की तरह ईश्वर मुझे बचाने आ गए। मेरे इरादे सच्चे थे, इसीलिए गलतियों के बावजूद मुझे बचा लिया गया और इस अनुभव ने मुझे भविष्य के लिए पूरी तरह से जागृत कर दिया। रसोइया जैसे स्वर्ग से भेजा हुआ दूत था। उसे खाना बनाना नहीं आता था और मैं एक रसोइये की तरह उसे नहीं रख सकता था, लेकिन उसके अलावा मेरी कोई आंखें नहीं खोल सकता था। फिर मुझे पता चला यह पहली बार नहीं था जब वह स्त्री मेरे घर आई थी, लेकिन किसी में मुझे बताने का साहस नहीं था, क्योंकि घर में सबको पता था कि मैं इस साथी का आंख बंद करके विश्वास कर सकता था। नया रसोइया जैसे इस सेवा के लिए ही आया था। उसने मुझसे तुरंत जाने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मैं आपके घर में नहीं रुक सकता क्योंकि आपको आसानी से भगाया जा सकता है। यहाँ पर मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं उसे जाने दिया। मुझे अब पता चला कि इस व्यक्ति ने क्लर्क के विरोध में मेरे कान भरे थे। मैंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया। यह फिर भी मुझको अफसोस है कि मैं क्लर्क को अभी संतुष्ट नहीं कर पाया। यह भी कहा जा सकता है कि आप कितना भी पाटने की कोशिश क्यों न करें, दरार तो दरार ही होता है। 24 नंबर, घर वापसी। अब दक्षिण अफ्रीका में मुझे रहते हुए 3 वर्ष हो गए थे। मैं लोगों को जान सकता था और वे भी मुझे जान सकते थे। सन 1896 में मैंने 6 महीने के लिए इजाज़त ली, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे यहाँ काफ़ी समय तक रुकना पड़ेगा। अब मेरी वकालत अच्छी खासी चल रही थी और मैं देख सकता था कि लोगों को मेरी ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाने का निर्णय लिया और फिर वहाँ बसने का विचार बनाया। मैंने यह भी देखा कि यदि मैं घर गया तो मैं वहाँ कुछ सार्वजनिक कार्य जैसे लोगों को लोकमत में शिक्षित कर सकूँगा और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के बारे में उनमें रुचि जगाऊँगा। 3 पाउंड का टैक्स एक खुले घाव की तरह था। जब तक यह खत्म नहीं होता तब तक शांति नहीं थी। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में कौन कांग्रेस और एजुकेशन सोसाइटी में के काम को संभालेगा? मैं केवल 2 आदमियों के नाम सोच सका, आदम जी मियाँ खान और पारसी रुस्तम जी। अब काफ़ी संख्या में व्यावसायिक वर्ग के कर्मचारी भी उपलब्ध थे, लेकिन इन सब में जो सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन कार्य करते हुए पूरा कर सकता था और जिसे भारतीय समुदाय काफ़ी आदर के साथ देखता था, केवल यही 2 उन योग्यताओं को पूरा करते थे। सचिव को काम चलाऊ अंग्रेजी आनी चाहिए थी। मैंने स्वर्गीय आदम जी मियाँ खान के नाम की सिफारिश कांग्रेस को दी तो उन्होंने उनकी नियुक्ति सचिव की तरह कर दी। अनुभव बताता है कि इस चुनाव ने सबको प्रसन्न किया। आदम जी मियाँ खान ने सबको अपने धैर्य, स्वतंत्रता, सुशीलता और विनम्रता से
संतुष्ट किया और यह साबित किया कि सचिव के कार्य के लिए किसी बैरिस्टर की डिग्री या उच्च स्तर की इंग्लिश की जरूरत नहीं है। 1896 के मध्य में मैं SS पोंगोला, जो कलकत्ता जा रहा था, उसमें सवार होकर भारत की ओर रवाना हुआ। जहाज में बहुत कम यात्री थे। उनमें 2 अंग्रेज अफसर थे जिनके साथ मेरे काफ़ी नज़दीकी संबंध बने। उनमें से एक के साथ मैं रोज़ शतरंज खेलता था। जहाज के डॉक्टर ने तमिल सेल्फ टीचर तमिल स्वतः शिक्षक दी, जिसमें मैं पढ़ना शुरू किया। नेटल में मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया था कि मुझे मुसलमानों के साथ नज़दीकी संपर्क रखने के लिए उर्दू और भारतीय मद्रासियों के साथ अच्छा संपर्क बनाने के लिए तमिल सीखनी चाहिए। अपने अंग्रेज दोस्त की प्रार्थना पर जो मेरे साथ उर्दू पढ़ना था, मैंने एक अच्छा मुंशी जहाज़ के यात्रियों के बीच खोज निकाला और हमने पढ़ाई में अभूतपूर्व उन्नति की। अफसर की स्मरण शक्ति मुझसे अच्छी थी। वह शब्द को एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूलता था। मैं अक्सर उर्दू अक्षरों को पहचानने में गलती करता था। तमिल में मेरी प्रगति काफ़ी अच्छी थी। वहाँ कोई सहायता उपलब्ध नहीं थी, लेकिन तमिल सेल्फ टीचर एक अच्छी तरह से लिखी पुस्तक थी और मुझे किसी बाहरी सहायता की विशेष ज़रूरत नहीं थी लगी। मैंने सोचा था कि भारत पहुंचने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा, लेकिन ऐसा करना असंभव था। मेरी ज़्यादातर पढ़ाई सन 1893 के बाद जेल में हुई। मैंने जेलों में उर्दू और तमिल में कुछ प्रगति की थी। दक्षिण अफ्रीका के जेल में तमिल भाषा और भारत की वर्धा जेल में उर्दू की, लेकिन मैंने कभी तमिल बोलना नहीं सीखा और जो कुछ पढ़ाई मैंने की थी वह भी अभ्यास के अभाव में जंग खा रही है। मैं अभी भी तमिल या तेलुगु भाषा में स्वयं को अपंग मान पाता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार का प्रेम मुझे द्रविड़ लोगों से मिला, यह मेरी सुखद स्मृतियों में अभी भी जीवित है। जब कभी मैं किसी तमिल या तेलुगु मित्र से मिलता हूँ तो मेरे अंदर केवल दक्षिण अफ्रीका में उसके हमवतनों का विश्वास, धैर्य और निस्वार्थ त्याग याद आता है। उनमें से ज़्यादातर अशिक्षित थे। दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई ऐसे लोगों के लिए थी और इसे अशिक्षित सिपाहियों ने लड़ा था। यह गरीबों के लिए थी और उन्होंने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाई। उनकी भाषा से अनजान होने के बावजूद कभी हमारे बीच मधुर संबंध बनाने में अड़चन नहीं आई। मैं इन सरल और अच्छे देशवासियों का दिल जीतने में कामयाब रहा था। वे टूटी फूटी हिंदुस्तानी या अंग्रेजी बोलते थे और हमें अपना काम करने में कोई परहेज नहीं हुई, लेकिन मैं तमिल और तेलुगु भाषा सीखकर उनका प्यार लौटाना चाहता था। जैसा कि मैंने कहा है कि तमिल भाषा में मैंने थोड़ी प्रगति की थी, लेकिन तेलुगु, जिसको सीखने की कोशिश मैंने भारत में की थी, उसे वर्णमाला से आगे नहीं सीख पाया। मुझे डर है कि शायद ही मैं कभी इन भाषाओं को सीख पाऊंगा। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि द्रविड़ियन हिंदुस्तानी सीख लेंगे वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, वे हिंदी या हिंदुस्तानी जरूर बोलते हैं, लेकिन जिन्हें अंग्रेजी आती है वे ही केवल हिंदी सीखना नहीं चाहते थे। जैसे कि उनका अंग्रेजी ज्ञान हमारी भाषा सीखने में अड़चनें पैदा कर रहा था। मैं यहाँ भटक गया था। मुझे अपनी यात्रा का संस्मरण खत्म करने दे। मैंने अपने पाठकों का SS पोंगोला जहाज़ के कप्तान से परिचित कराना चाहता हूँ। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। भला कप्तान प्लाईमाउथ का क्रिश्चियन भाई था। हमारे बीच में ज़्यादातर बातें नाविक संबंधित न होकर धार्मिक होती थी। उसने नैतिकता और श्रद्धा के बीच एक ऐसा खिंची हुई थी। बाइबिल उसके लिए बच्चों के खेल की तरह था। उसकी सुंदरता उसकी सादगी में है। वह कहते हुए, चलो हम सब पुरुष, स्त्रियां और बच्चे यीशु और उनके बलिदानों पर विश्वास करें, तब उनके सभी पाप जरूर खत्म हो जाएंगे। इस मित्र ने मेरी
प्रिटोरिया के क्रिश्चियन भाई की याद ताज़ा कर दी। जो धर्म उस पर किसी प्रकार की नैतिकता का बंधन डालता है वह उसके लिए सही नहीं था। मेरा शाकाहारी भोजन इस अवसर पर चर्चा का विषय होता था। मुझे मीट या गाय का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या ईश्वर ने इस छोटे जानवरों को मनुष्य के मनोरंजन के लिए नहीं बनाया था? उदाहरण के तौर पर उसने क्या सब्जियों के संसार की रचना नहीं की थी? इस तरह के विषय अंत में हमें धर्म की ओर खींच लेते हैं। हम एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सके। मैं अपने विचारों पर कायम था कि धर्म और नैतिकता एक ही है और कप्तान को अपने विचारों पर भरोसा था। 24 दिन की सुखदायक यात्रा का अंत आ गया था। हुगली बंदरगाह की सुंदरता की सराहना करते हुए मैं कलकत्ता में उतरा। उसी दिन मैंने बम्बई के लिए ट्रेन पकड़ ली। 25 भारत में बम्बई जाते हुए ट्रेन इलाहाबाद में 45 मिनट के लिए रुकी। मैंने इस अंतराल को शहर देखते हुए बिताने का निर्णय लिया। मैंने कुछ दवाइयाँ भी खरीदी। दुकान में केमिस्ट उनिंदा सा था, इसीलिए मैंने भी अनजाने में काफ़ी समय दवाइयों को लेने में लगाया। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन तब ही स्टार्ट हुई थी। स्टेशन मास्टर ने उसे मेरे लिए 1 मिनट और रोकने की कृपा की थी, लेकिन मुझे न आते देख सावधानी से मेरा सामान निकालने का आदेश दिया। मैंने कैलनर में एक कमरा किराया पर लिया और वहीं पर उसी समय अपना काम शुरू कर दिया। मैंने सुना था कि इलाहाबाद से द पायनियर अखबार प्रकाशित होता था और मैंने जाना था कि भारतीय इच्छाओं और आकांक्षाओं का विरोध ही है। मेरे विचार में मिस्टर चैंसनी जूनियर उस समय उसके संपादक थे। मैं हर पार्टी में मदद चाहता था। मैंने मिस्टर चैंसनी को एक पत्र लिखा, यह बताते हुए कि कैसे मेरी ट्रेन छूट गई और उसने मिलने का समय मांगा जिससे वे दूसरे दिन मेरे शहर छोड़ने में मेरी मदद कर सकें। उन्होंने तुरंत मुझे समय दिया और मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। जब वे मिले तब उन्होंने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना। उन्होंने अखबार में कुछ भी लिखने की स्वीकृति दी, लेकिन साथ ही कहा कि वे सभी भारतीय मांगों को नहीं छाप सकते थे। यद्यपि वे उपनिवेशों के विचारों को छापने को तैयार थे। इतना काफ़ी है। मैंने उनसे कहा, आप प्रश्नों को पढ़ेंगे और अपने अखबार में उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे कुछ की इच्छा नहीं रखता हूँ, लेकिन उस अन्न की अपेक्षा रखता हूँ जो हमें मिलना चाहिए। बचा हुआ पूरा दिन मैंने तीनों नदियों के संगम को देखते हुए और उसकी सराहना करते हुए बिताया। त्रिवेणी को देखते हुए मैं अपने कार्य की योजना बनाया रहा। द पायनियर के संपादक के साथ अप्रत्याशित साक्षात्कार ने उन घटनाओं के क्रम की आधारशिला रखी जिनके कारण बाद में नेटल में मेरा घेराव किया गया। मैं बिना बम्बई में रुके सीधा राजकोट चला गया और दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों के बारे में पुस्तिका लिखने की तैयारी शुरू कर दी। लिखने में और इन पुस्तक को छापने में करीब 1 महीने लग गया। इसका आवरण हरा था। इसे बाद में हरी पुस्तिका या हरे पर्चे में के नाम से जाना गया। इसके अंदर मैंने दक्षिण अफ्रीका की एक दयनीय तस्वीर भी बनाई थी। इसकी भाषा मध्यस्तरी थी, जैसे कि पहले 2 पर्चों की, क्योंकि मैं जानता था कि दूर से सुनी बातें वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ी प्रतीत होती है। इसी 10,000 प्रतियां छापी गई थीं और भारत के सभी अखबारों और पार्टियों को भेजी गई। द पायनियर ने इस पर सबसे पहले ध्यान दिया और अपने संपादकीय में जगह दी। इसका संक्षिप्त विवरण रियूटर ने इंग्लैंड भेजा और उस संक्षिप्त विवरण को और संक्षिप्त बनाकर तार द्वारा नेटल भेजा गया। तार 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं था। यह काफ़ी छोटा परंतु बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया था। जिस प्रकार भारतीयों के साथ हो रहे व्यवहार की तस्वीर मैंने खींची थी, उसके शब्द में मेरे लिखे हुए नहीं थे। हम यह बाद में देखेंगे कि इसका नेटल पर कैसा
प्रभाव पड़ा। इस बीच हर अखबार में इन प्रश्नों पर विस्तार से विवरण लिखा गया। इन पर्चों को भेजने की तैयारी करना कोई छोटी बात नहीं थी। यह काफ़ी महंगा भी पड़ता था। यदि मैं इसके लिए वेतन पर किसी को लिफाफे बनाने के लिए रखता, लेकिन मेरे मन में एक सरल योजना आई। मैंने अपने इलाके के सब बच्चों को इकट्ठा किया। उन्हें सुबह के 2-3 घंटे जब उनका स्कूल नहीं होता तब इस काम को करने के लिए कहा। वे खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो गए। मैंने उन्हें आशीर्वाद और इनाम के तौर पर पुराने डाक टिकट देने का वचन दिया, जिन्हें मैंने इकट्ठा किया था। उन्हें काम को ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यह मेरा बच्चों को स्वयंसेवक की तरह रखने का पहला प्रयोग था। उनमें से 2 छोटे मित्र आज मेरे यह कार्यकर्ता हैं। इसी समय मुंबई में प्लेग बीमारी फैल गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राजकोट में भी इसके फैलने का डर था। मुझे लगा स्वच्छता के विभाग में मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैंने राज्य को अपनी सेवा का प्रस्ताव दिया। उसे स्वीकार कर लिया गया और मुझे उस कमेटी में रखा गया जो इन समस्याओं को देखती थी। मैंने शौचालयों की सफाई पर विशेष जोर दिया और सोसाइटी में हर सड़क का निरीक्षण करने का निश्चय किया। गरीबों को अपने शौचालयों का निरीक्षण कराने में कोई आपत्ति नहीं थी। यही नहीं, बल्कि किसी सुझाव को देने पर वे उस पर तुरंत अमल करते। लेकिन जब हम 10 समृद्ध घरों में गए तो कईयों ने तो अंदर आने की अनुमति नहीं दी। हमारे सुझावों को सुनना तो दूर की बात थी। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अमीर लोगों के शौचालय ज़्यादा गंदे होते थे। वे धूप अंधेरे वाले और बदबूदार होते थे और उसमें गंदगी और कीड़े भरे होते थे। जो सुझाव हम देते थे वे काफ़ी सरल थे। उदाहरण के तौर पर मल करते समय इसे ज़मीन पर गिरने की बजाय बाल्टी में रखने और यह सुनिश्चित करना कि मूत्र किसी बाल्टी में एकत्रित हो बजाय उन्हें ज़मीन पर रखने और उसी में सूखने के और शौचालय की बाहरी दीवार को तोड़ने का सुझाव दिया, जिससे शौचालय को रोशनी और हवा मिले और जमादार उसकी ठीक से सफाई कर सके। समृद्ध वर्ग ने इस अंतिम सुझाव पर काफ़ी आपत्तियां जताई और ज़्यादातर मामलों में काम नहीं किया। कमेटी को अछूतों के कमरों का भी निरीक्षण करना था। कमेटी का केवल एक सदस्य मेरे साथ वहां चलने को तैयार हुआ। औरों के लिए उनके क्वार्टरों को जाना निरर्थक था। उनके शौचालय के निरीक्षण का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन मुझे उनके क्वार्टर आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी सही अवस्था में मिले। यह मेरा उनके इलाके में पहला दौरा था। वहाँ के पुरुष और स्त्रियाँ मुझे देखकर बहुत चकित हुए। मैंने उनसे उनके शौचालयों के निरीक्षण की अनुमति मांगी। हमारे लिए शौचालय? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। हम शौच के लिए खुले में जाते हैं, शौचालय तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए है। तब यदि आपको एतराज़ ना हो तो क्या हम आपके घरों का निरीक्षण कर सकते हैं? मैंने उनसे पूछा। सर, आपका स्वागत है। आप हमारे घरों के हर एक कोने को देख सकते हैं। हमारे घर कोई घर नहीं बल्कि एक छेद है। मैं अंदर गया और उनके बाहर और अंदर बहुत सफाई थी। प्रवेश द्वार में काफ़ी अच्छी सी सफाई हुई थी। फर्श को खूब अच्छे से गोबर और मिट्टी से लेप हुआ था और थोड़े बहुत जो बर्तन थे वे चमक रहे थे। इन क्वार्टरों में बीमारी फैलने का डर नहीं था। उच्च वर्ग के शौचालय जिन्हें हमने देखा, उनका विस्तार से वर्णन करने से मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। हर कमरे की अपनी नाली थी जिसका उपयोग पानी और मूत्र करने के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ था पूरे घर में बदबू ही थी। लेकिन एक घर में ऊपर की मंजिल में शयन कक्ष था जिसमें एक नाली थी जिसका उपयोग मल और मूत्र दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता था। नाली में एक पाइप था जो नीचे तल तक जाता था। इस कमरे में की बदबू को सहन नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर
हम रहने वाले कैसे रहते होंगे, यह मैं पाठकों पर छोड़ता हूँ। कमेटी वैष्णवों की हवेली में भी गई। हवेली के पुजारी की मेरे परिवार के साथ काफ़ी घनिष्ठता थी, इसीलिए उसने उसने हमें हर जगह का निरीक्षण करने की इजाज़त दी और वे सुधार के सुझाव को जानने के लिए उत्सुक भी थे। यहाँ हवेली का एक भाग ऐसा था जिसे उन्होंने भी कभी नहीं खोला था। यह वह जगह थी जहाँ कूड़ा कचरा, करकट और इस्तेमाल में लाई गई खाने की प्लेटों की दीवार से बाहर फेंक जाता था। यहाँ गायों और पक्षियों का जमावड़ा था। शौचालय भी बहुत गंदे थे। मैं राजकोट में काफ़ी समय तक नहीं रहा, यह देखने के लिए कि पुजारी कितने सुझावों को अमल में लाए थे। मैं पूजा करने वाले स्थलों में इतनी गंदगी देखकर बहुत दुखी हुआ। जिस जगह को हम पवित्र मानते हैं, इस जगह पर स्वच्छता और सफाई के नियमों के अनुसरण की अपेक्षा रखते हैं। स्मृतियों के लेखक जैसा कि मैं तब भी जानता था, उनका जोर अंदर और बाहर की सफाई पर काफ़ी ज़्यादा था। 26 नंबर देखेंगे, दो जुनून। मैं शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने मेरे जैसे निष्ठा के साथ ब्रिटेन के संविधान को पूजा हो। मैं अब देख सकता हूँ कि मेरी निष्ठा की वजह सत्य था। मेरे लिए निष्ठा को या किसी अन्य गुण को प्रोत्साहित करना संभव नहीं था। जितनी भी मीटिंग में मैं नेटल में गया, हर मीटिंग में राष्ट्रीय गान गाया जाता था। मुझे लगा मुझे भी उनके साथ गाना चाहिए। इसकी जगह यह नहीं थी कि मुझे ब्रिटिश नियमों में कोई कमी नज़र नहीं आती थी, बल्कि मुझे कुल मिलाकर लगता था कि इसे अपनाया जा सकता था। उन दिनों मैं सोचता था कि ब्रिटिश शासन एक तरह से सभी शासितों के लिए लाभप्रद है। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह का रंगभेद मैंने देखा, मुझे लगा कि यह अंग्रेज प्रथा के विपरीत था और मेरा विश्वास था कि यह केवल कुछ समय के लिए और स्थायी है। इसीलिए मैंने अंग्रेज़ों के साथ उनके राजा के प्रति निष्ठा स्वीकार की। बहुत धैर्य के साथ मैंने राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम की धुन को सीखा और जब कभी यह गाया जाता तब मैं भी इसे गाता। तब जब कभी कोई निष्ठा जताने का अवसर आता तब मैं बिना किसी नखरे या बनावट के उसमें उत्साह के साथ भाग लेता। मैंने कभी अपनी निष्ठा को नहीं भुलाया और न ही मैं इसे अपने मतलब के लिए उपयोग में लाया। इसमें एहसास की भावना ज़्यादा थी और मैंने इसे किसी फ़ायदे के लिए नहीं गाया। जब मैं भारत आया तब उस समय रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती समारोह की तैयारियां चल रही थी। मुझे राजकोट के लिए बनाई गई कमेटी में आने का आमंत्रण मिला। मैंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे संदेह था कि इस समारोह में दिखावा ज़्यादा होगा। मैंने इसके बारे में बहुत अनाप शनाप बातें सुनी। इससे मैं बहुत दुखी हुआ। मैं स्वयं से पूछने लगा कि क्या मुझे कमेटी में बने रहना चाहिए कि नहीं, लेकिन बाद में केवल अपने काम से काम रखने के विचार से सब कुछ एक कोने में छोड़कर कमेटी की गतिविधियों में शामिल हो गया। एक प्रस्ताव था वृक्षों को लगाने का। मैंने देखा कि कुछ लोग केवल देखने के लिए लगा रहे थे या अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए। मैंने उनसे याचना की, पौधों को लगाना जरूरी नहीं था, बल्कि यह केवल एक सुझाव था। यदि करना है तो गंभीरता से करें अथवा नहीं करें। मुझे लगता है मेरे इस विचार पर वे केवल हंसे। मुझे याद है मैं एकनिष्ठ भाव के साथ पौधे लगा रहा था जो मुझे दिए गए थे। मैंने उन्हें ध्यान से पानी दिया और उनकी देखभाल की। इसी प्रकार मैंने अपने परिवार के बच्चों को राष्ट्रीय गान सिखाया। मुझे याद है स्थानीय प्रशिक्षण कॉलेज में भी मैंने छात्रों को इसे सिखाया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि यह अवसर जुबानी का था या राजा एडवर्ड सेवंथ के भारत का सम्राट बनाए जाने का था। बाद में इसके शब्दों का अर्थ मेरी जगह समझ में आने लगा। जैसे जैसे मेरी अहिंसा की धारणा दृढ़ होने लगी, मैं अपने सोच और भाषण पर ज़्यादा सावधान रहने लगा। गान की निम्न पंक्तियाँ: उसके दुश्मनों को तीर
तितर बितर करो और उन्हें गिरा दो। उनकी राजनीति को सीमित करो, उनकी दुष्ट चालबाजियों को विफल कर दो। उन्होंने मेरी अहिंसा की धारणा को चोट पहुंचाई। मैंने अपनी भावनाओं को डॉक्टर बूथ के साथ साझा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि इन लाइनों का गाना अहिंसा पर विश्वास करने वालों के लिए उचित नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दुश्मन चालबाज थे, और क्योंकि वे दुश्मन थे तो क्या उनका गलत होना जरूरी था? ईश्वर से इस केवल न्याय मांग करते थे। डॉक्टर बूथ मेरी भावनाओं के समर्थक में थे और उन्होंने अपने समूह के लिए एक नया गाना बनाया। लेकिन हम डॉक्टर बूथ की चर्चा बाद में करेंगे। निष्ठा के साथ सेवा करने की प्रवृत्ति भी मेरे अंदर गहरी बसी हुई थी। मुझे लोगों की सेवा करना अच्छा लगता था, चाहे वह मित्र हो या अजनबी। मैं राजकोट के दक्षिण अफ्रीका पर पर्चे बनाने में व्यस्त था। तभी मुझे थोड़े समय के लिए बम्बई जाने का अवसर मिला। इस अवसर पर मेरा इरादा था प्रश्न पर शहर के लोगों को शिक्षित करने के लिए मीटिंग का आयोजन करना था, और बम्बई पहला शहर था जिसे मैंने सबसे पहले चुना। सबसे पहले मैं न्यायाधीश रणाडे से मिला, जिन्होंने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और मुझे सर फिरोज शाह मेहता से मिलने के लिए कहा। उसके बाद मैं न्यायाधीश बरूद्दीन तैयबी जी से मिला। उन्होंने भी मुझे यही सलाह दी। न्यायाधीश रणाडे और मैं आपका बहुत कम मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा, आप हमारे पेशे को जानते हैं, हम सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी नहीं ले सकते, लेकिन हमारी सहानुभूति आपके साथ है। जो व्यक्ति आपकी प्रभावी तरीके से सहायता कर सकते हैं वे सर फिरोज शाह मेहता हैं। मैं निश्चित रूप से सर फिरोज शाह मेहता से मिलना चाहता था, लेकिन क्योंकि इस वरिष्ठ लोगों ने मुझे उनसे मिलने की सलाह दी और उनकी सलाह पर चलने को कहा, इस सलाह ने मुझे बेहतर सोच दी कि सर फिरोज शाह की बातों का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। बाद में मैं उनसे मिला। मैं उनसे मानसिक रूप से बहुत प्रभावित होने के लिए तैयार था। मैंने सुना था कि उन्हें कई लोकप्रिय उपलब्धियां मिली थी और ऐसे व्यक्ति से मैं मिलना चाहता था जिन्हें बम्बई का शेर और प्रेसिडेंसी का बेताज बादशाह कहा जाता था। लेकिन राजा ने मुझ पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ा। वे मुझसे वैसे ही मिले जैसे कि एक प्रेम से परिपूर्ण पिता अपने बच्चों से मिलता है। हमारी मुलाकात उनके चैम्बर में हुई थी। दोस्तों और अनुयायियों से घिरे हुए थे। वहाँ डी.ई. वाचा और मिस्टर कामा थे, जिनसे मेरा परिचय करवाया गया। मैंने पहले से ही मिस्टर वाचा का नाम हुआ था। उन्हें सर फिरोज शाह का दाहिना हाथ माना जाता था और सर वीरचंद गांधी उन्हें एक महान सांख्यिकीविद कहते थे। मिस्टर वाचा ने कहा, गांधी हमें फिर से मिलना चाहिए। इस परिचय में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। सर फिरोज शाह ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। मैंने उन्हें बताया कि मैं जस्टिस रणाडे और तैयब जी से मिला था। उन्होंने कहा, गांधी जी, मुझे तुम्हारी मदद जरूर करनी चाहिए। मुझे यहाँ सार्वजनिक सभा बुलानी चाहिए। यह कहते हुए वे मुंशी की तरफ मुड़े जो उनके सचिव थे और उन्हें सभा तय करने के लिए कहा। तारीख तय हो गई। उन्होंने मुझे अलविदा किया और सभा में से एक दिन पहले उनसे मिलने के लिए कहा। इस मीटिंग ने मुझे मेरे अंदर के सभी डर दूर कर दिए और मैं खुशी खुशी वापस घर आ गया। बम्बई प्रवास के समय मैंने अपने बहनोई से मिलने गया जो वहीं थे और बीमार चल रहे थे। उनके पास कोई सुविधा नहीं थी और उनकी पत्नी मेरी बहन सेवा करने में समर्थ थी। बीमारी गंभीर थी। मैंने उन्हें राजकोट ले जाने के लिए कहा तो वे तैयार हो गए। मैं वापस घर अपनी बहन और उसके पति के साथ आ गया। बीमारी मेरे उम्मीद से कई ज़्यादा दिनों तक चली। मैंने अपने बहनोई को अपने कमरे में रखा और उनके साथ दिन रात रहा। मुझे रात भर जगना पड़ता और उनकी सेवा करते हुए मैंने बहुत कम दक्षिण अफ्रीका के लिए भी दिए। आखिरकार मरीज की मृत्यु हो गई, लेकिन मेरे लिए यह सांत्वना की बात थी कि उनके अंतिम दिनों में मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला।
मेरी सेवा करने की भूख धीरे धीरे जुनून में विकसित हो गई। यह इतनी ज़्यादा हो गई कि इसकी वजह से मैं अक्सर अपने काम की अवहेलना कर देता था। एक अवसर पर मैंने न केवल अपनी पत्नी को शामिल किया बल्कि मेरा पूरा परिवार ऐसे सेवा में लग गया था। इस प्रकार की सेवा का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि इसे करने की किसी को प्रसन्नता नहीं होती हो। जब इसे दिखावे या लोगों के भय से किया जाता है तब यह मनुष्य को बौना बना देती है और इसके उत्साह को दबा देती है। ऐसी सेवा जो बिना किसी सुखी के की गई जाती है उससे उससे न तो करने वाले को और न ही कराने वाले को प्रसन्नता होती है। लेकिन जब इस सेवा को खुशी के भाव के साथ किया जाता है तब इसके सामने सब तरह के ऐसे आराम और आपत्ति 27 नंबर बम्बई की सभा। मेरे बहनोई की मृत्यु के दूसरे दिन ही मुझे सार्वजनिक सभा के लिए बम्बई जाना पड़ा। मेरे पास अपने भाषण के बारे में सोचने का समय नहीं मिला था। रात दिन चौकन्ने रहकर सेवा करने से मैं बहुत थक गया था और मेरी आवाज़ भी भरभरा रही थी। फिर भी मैं बम्बई ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखते हुए गया। मैं कभी भी सपने में भी अपने भाषण को लिखने की बात नहीं सोची थी। सर फिरोज शाह के निर्देश के अनुसार मैं मीटिंग से एक दिन पहले 6 बजे शाम को उनके पास पहुंचा। गांधी, क्या तुम्हारा भाषण तैयार है? उन्होंने पूछा। नहीं सर, मैं डर से कांपते हुए जवाब दिया। मैं उसी समय बिना किसी तैयारी के बोलने की सोच रहा था। बम्बई में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग खराब ढंग से होती है और अगर हमें इस सभा में कुछ फ़ायदा उठाना है तब तुम्हें अपना भाषण लिखना चाहिए और कल सुबह होने से पहले इसे छप जाना चाहिए। मुझे आशा है आप ऐसा प्रबंधन कर सकते हैं। मुझे घबराहट हुई लेकिन मैं कहा, मैं कोशिश करूंगा। फिर मुझे बताओ मिस्टर मुंशी, आपके पास हस्तलिपि लेने कब आए? आज रात 11 बजे, मैंने कहा। अगले दिन मीटिंग पर जाते समय मैंने सर फिरोज शाह की सलाह की बुद्धिमत्ता देखी। मीटिंग सर काउसजी जहांगीर इंस्टीट्यूट के हॉल में रखी हुई थी। मैंने सुना था कि जब सर फिरोज शाह सभा में बोलते हैं तब हॉल हमेशा खचाखच भरा रहता है। हमें विशेषकर छात्रों से जो उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हैं। वहाँ पैर रखने को 1 इंच भी नहीं बचता है। इस तरह की सभा पहली बार मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। मैंने देखा कि मेरी आवाज़ कुछ लोगों तक ही पहुंच रही थी। जब मैंने अपना भाषण पढ़ना शुरू किया तब मैं कांप रहा था। सर फिरोज शाह लगातार मेरा हौसला बढ़ाते रहे और मुझे जोर से बोलने के लिए कहते रहे। मुझे लगा इसकी वजह से मेरी आवाज़ बढ़ने की बजाय और ज़्यादा कमज़ोर होती गई। मेरे पुराने मित्र श्रीयुत केशवराव देशपांडे मेरी मदद करने आए। मैंने अपना भाषण उनको सौंप दिया। उनकी आवाज़ एकदम सही थी लेकिन श्रोताओं ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। हाल वाछा की आवाज़ से गूंजने लगा। फिर मिस्टर वाछा खड़े हुए और उन्होंने मेरा भाषण पढ़ा। इसका परिणाम अद्भुत रहा। श्रोता एकदम शांत हो गए और भाषण को ध्यान से सुनने लगे। बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट और जहाँ जरूरी होता वहाँ शर्मनाक के नारे लगते। मेरा दिल खुशी से भर गया। सर फिरोज शाह को भी मेरा भाषण पसंद आया। मैं अत्यंत प्रसन्न था। इस मीटिंग की वजह से मुझे सर फिरोज शाह की सक्रिय सहानुभूति मिली और एक पारसी दोस्त भी, जिसका नाम बताने से मैं हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि आज वे एक बहुत ऊंचे सरकारी अफसर हैं। उन दोनों ने मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका जाने की इच्छा प्रकट की। मिस्टर CS कर्स्टेस जी, जो उस समय छोटे विवादों के न्यायालय के स्मॉल कास कोर्ट न्यायाधीश थे, उन्होंने मेरे पारसी मित्र को दक्षिण अफ्रीका जाने से रोक दिया क्योंकि वे उसका विवाह करवाना चाहते थे। उन्हें निर्णय लेना था कि वे विवाह करेंगे या दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। उन्होंने विवाह के लिए रजामंदी दी लेकिन पारसी रुस्तम जी ने इस टूटे वचन को भरा और अब
कई कई पारसी बहनें उस टूटे हुए वचन की भरपाई खादी का काम कर रही हैं जो उस स्त्री के कारण हुआ। मैंने खुशी खुशी उस दंपत्ति को माफ़ कर दिया। श्रीयुक्त देशपांडे विवाह करने को उत्सुक नहीं थे, लेकिन वे भी नहीं आ सके। वे आजकल उस तोड़े हुए वचन के बदले काफ़ी काम कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका जाते समय मैं जंजीर के तैयब जी से मिला। जंजीबार के तैयब से मिला। उन्होंने भी वहाँ आने और अपना समर्थन देने का वचन दिया, लेकिन कभी नहीं आए। मिस्टर अब्बास तैयब जी उस अपराध की भरपाई कर रहे हैं। इस प्रकार मेरे 3 प्रयास बैरिस्टरों को दक्षिण अफ्रीका ले जाने में के सफल नहीं हुए। इस संबंध में मुझे मिस्टर पेस्टोनजी पादशाह याद है। मेरा उनके साथ मित्रवत व्यवहार इंग्लैंड के दिनों से था। मैं उन्हें पहली बार लंदन के एक शाकाहारी रेस्तरां में मिला था। मैं उनके भाई मिस्टर बरजोजी पादशाह को उनकी प्रसिद्धि उपलब्धि सनकी की तरह जानता था। मैं उनसे कभी नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों ने बताया कि वे थोड़ा झक्की किस्म के थे। घोड़ों के प्रति दया रखने की वजह से वे ड्राम कार में सवारी नहीं करते थे। उनकी विलक्षण याददाश्त होने के बावजूद उन्होंने कोई डिग्री स्वीकार नहीं की। उन्होंने स्वतंत्र आत्मा की तरह स्वयं को विकसित कर लिया था। पारसी होने के बावजूद वे शाकाहारी थे। पेस्टोन जी की इस तरह की ख्याति नहीं थी कि वे अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से लंदन में प्रसिद्ध थे। हमारे बीच एक समानता थी, वह थी उनका शाकाहारी होना, उनकी बुद्धिमत्ता नहीं, जिसकी बराबरी करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं उनसे फिर से बम्बई में मिला। वे हाई कोर्ट में प्रोथोनोटरी थे। जब मैं उनसे मिला उस समय वह अपना योगदान गुजराती शब्दावली बनाने में दे रहे थे। मैंने अपने किसी भी मित्र को दक्षिण अफ्रीका के कार्य में मदद देने के लिए नहीं छोड़ा था। पोस्टोनजी पादशाह ने न केवल मुझे मदद देने से मना किया, बल्कि मुझे दक्षिण अफ्रीका न जाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारी मदद करना असंभव है, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका जाना भी पसंद नहीं है। देखो, अपनी भाषा में ही काफ़ी काम है। मुझे वैज्ञानिक शब्दों में को ढूंढना है, लेकिन यह इस कार्य की केवल एक शाखा है। यहाँ के लोगों की गरीबी के बारे में सोचो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका में हमारे लोग मुसीबत में हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति ऐसे कामों के लिए कुर्बानी दे। चलो यहाँ स्वराज्य जीते और इस तरह से स्वतः ही हम वहाँ के लोगों की मदद करेंगे। मैं तुम पर जोर नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूँगा। मुझे उनकी सलाह पसंद नहीं आई, लेकिन मेरा उनके प्रति आदर बढ़ गया। मैं उनके देश प्रेम और अपनी मातृभाषा के प्रति जुड़ाव से बहुत प्रभावित हो गया था। इस घटना ने हम दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब ला लिया था। मैं उनकी विचारधारा को समझ सका था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में अपना काम छोड़ने के बजाय मैं अपने इरादे में और पक्का हो गया था। मैं एक देशभक्त अपनी मातृभूमि के किसी भी वर्ग की सेवा को अनदेखा नहीं कर सकता और गीता का संदेश मेरे लिए स्पष्ट और दृढ़ था। अंत में जो कुछ मनुष्य करता है वही अच्छा है, चाहे उसका अपना काम कैसा भी है, चाहे वह उसमें असफल हो जाए। यह उस कार्य से अच्छा है जो उसका नहीं है। कर्तव्य करते हुए मर जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो दूसरा मार्ग खोजता है वह घूमता ही रहता है। 28 पूना और मद्रास। सर फिरोज शाह ने मेरा मार्ग सरल बना दिया था, लेकिन इसीलिए बम्बई में मैं पूना गया। यहाँ 2 पार्टियाँ थीं। मैं हर विचारधारा के व्यक्तियों की सहायता चाहता था। पहले मैं लोकमान्य तिलक जी से मिला, जिन्होंने कहा, आप सब पार्टियों से सहयोग मांग रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। दक्षिण अफ्रीका के मामले में कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन अध्यक्ष के पद के लिए व्यक्ति किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए। आप प्रोफेसर भंडारक से मिले,
वे किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न शायद उन्हें खींच सके। उनसे मिलिए और मुझे बताइए कि उनका क्या कहना है। मैं आपकी भरपूर सहायता करना चाहता हूँ। आप जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। यह मेरा पहला अवसर था लोकमान्य तिलक से मिलने का। उनसे इसने मुझे उनकी अद्भुत लोकप्रियता का रहस्य उजागर किया। उनके बाद मैं गोखले से मिला। मैं उन्हें फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में मिला। उन्होंने मेरा स्नेह के साथ स्वागत किया। उनके सौहार्द भाव ने मेरा दिल जीत लिया। उनसे भी मैं पहली बार मिला था, लेकिन ऐसा लगा जैसे हम पुरानी दोस्ती को दोहरा रहे हों। सर फिरोज शाह मुझे हिमालय की तरह गले और लोकमान्य तिलक एक सागर की तरह, लेकिन गोखले जी गंगा की तरह थे। उस पवित्र नदी में एक ताजगी वाली डुबकी लगाई जा सकती थी। हिमालय तक पहुंच पाना संभव नहीं था और व्यक्ति समुद्र में आसानी से आगे नहीं जा सकता था, लेकिन गंगा हर व्यक्ति को आलिंगन के लिए आमंत्रित करती है। उसमें नाव और पतवार के साथ सवारी करने में बहुत आनंद आता है। गोखले ने मुझे बहुत ध्यान से देखा, जैसा एक स्कूल का प्रधान अध्यापक किसी बच्चे को अपने स्कूल में दाखिला देने से पहले देखता है। उन्होंने मुझे अपना भाषण दिखाने के लिए कहा। वे मुझे कॉलेज दिखाने ले गए। उन्होंने मुझे भंडारक के साथ हुई बातचीत का परिणाम बताने के लिए कहा। मुझे उत्साह के साथ वापस भेजा। राजनीति की परिधि में जो स्थान गोखले का मेरे हृदय में था, वह अभी भी है और यह एकदम अद्भुत है। डॉक्टर भंडारक पिता तुल्य स्नेह के साथ मुझसे मिले। वह दोपहर का समय था जब मैं उनके पास गया था। यह तथ्य कि मैं इस समय भी लोगों से मिलने में व्यस्त हूँ, यह बात उन जैसे अथक पंडित को अच्छी लगी और मेरे इस बात पर जोर देने पर कि मीटिंग का अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, इस पर उन्होंने तुरंत हामी भर दी। इससे उन्होंने सहज उद्गार अभिव्यक्ति करते हुए कहा, बस इतना ही, सब इतना ही। उन्होंने मुझसे पूछा। सुनने के बाद कहा, कोई भी यहाँ आपको बता देगा कि मैं राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर सकता। आपका केस इतना मजबूत है और आपका परिश्रम इतना सराहनीय है कि मैं आपको मीटिंग में भाग लेने से मना नहीं कर सकता हूँ। आपके तिलक और गोखले से परामर्श लेकर अच्छा किया। कृपया करके उन्हें बता दें कि मैं इन सभाओं के संरक्षण में आयोजित हो रही मीटिंग की अध्यक्षता के लिए खुशी से सहमति देता हूँ। आपको इसके लिए मुझसे समय लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी समय मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। आशीर्वाद और मंगल कामनाओं के साथ उन्होंने मुझे विदा किया। बिना किसी औपचारिकता के यहाँ के उन्मादित और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के समूह ने बिना किसी दिखावे के साथ साधारण छोटी सी जगह पर मीटिंग आयोजित की और मैं अपने मिशन की सफलता के लिए आश्वस्त होकर खुशी वहाँ से चला आया। उसके पश्चात मैं मद्रास गया तो उत्साह से ओतप्रोत था। बाल सुंदरम की घटना ने इस मीटिंग पर अत्यधिक प्रभाव डाला था। मेरा भाषण छपा हुआ था और काफ़ी लंबा था, लेकिन श्रोताओं ने उसे बहुत ध्यान से सुना। सभा समाप्त होने पर ग्रीक पैम्फलेट को हमेशा की तरह बांटा गया। मैंने दूसरी और संशोधित संस्करण की 10,000 प्रतियां निकाली थी। वे तुरंत बिक गईं, लेकिन मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा संख्या में इसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे उत्साह ने ज़्यादा का अनुमान लगाया था। यह भाषण अंग्रेजी जानने वाली जनता के लिए लिखा गया था और मद्रास पूरी 10,000 पंक्तियों को नहीं खपा सकता था। सबसे ज़्यादा सहायता यहाँ मुझे जी परमेश्वरन पिल्लई, जो मद्रास स्टैंडर्ड के संपादक थे, उनसे मिली। उन्होंने प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा। वे अक्सर मुझे अपने ऑफिस में बुलाते और मेरा मार्गदर्शन करते। हिंदू अखबार के जी सुब्रमण्यम
कि सुब्रमण्यम की भी पूरी सहानुभूति मेरे साथ थी, जो परमेश्वरन से मद्रास स्टैंडर्ड का एक पूरा कालम मुझे सौंप दिया था और मैं जब चाहे तब उसका उपयोग कर सकता था करता। पचईप्पा हाल में आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर सुब्रमण्यम के संरक्षण में हुई। मेरे ज़्यादातर मित्रों का स्नेह और उत्साह मुझे मिला, क्योंकि वह वजह इतनी बड़ी थी कि उनसे साथ अंग्रेजी के संवाद करने के बावजूद वहाँ मुझे एकदम घर जैसा माहौल लगा। ऐसा कौन सा बंधन है जिसे प्रेम नहीं तोड़ सकता है। 29 नंबर सूची देखेंगे। जल्द ही वापस। मद्रास के बाद मैं कलकत्ता के लिए रवाना हुआ, जहाँ मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था, इसलिए मैंने ग्रेट ईस्टर्न होटल में एक कमरा लिया। यहाँ पर मैं एलर थोर्प जो कि डेली टेलीग्राफ के प्रतिनिधि थे, उन्होंने मुझे बंगाल क्लब में आमंत्रित किया, जहाँ वे ठहरे हुए थे। इन्हें इस बात का पता नहीं था कि किसी भारतीय को क्लब की बैठक में नहीं ले जा सकता है। जब उन्हें पता चला तब वे मुझे अपने कमरे में ले गए। उन्होंने अपने स्थानीय अंग्रेज़ों के इस तरह के भेदभाव पर दुख प्रकट किया और मुझे बैठक वाले कमरे तक न ले जा पाने के लिए क्षमा मांगी। मुझे सुरेंद्रनाथ बनर्जी से जरूर मिलना था, जिन्हें बंगाल की मूर्ति कहा जाता था। जब मैं उनसे मिला तब वे अपने दोस्त से घिरे हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि यहाँ लोग आपके काम में रुचि नहीं लेंगे, जैसा कि आप चाहते हैं जानते हैं। यहाँ काफ़ी मुश्किलें हैं, लेकिन आप जितनी कोशिश कर रहे हैं करें। आपको महाराजाओं की सहानुभूति लेनी चाहिए। आप ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से ज़रूर मिलें। आपको राजा सर प्यारी मोहन मुखर्जी और महाराजा टैगोर से ज़रूर मिलना चाहिए। दोनों ही काफ़ी खुले विचारों वाले हैं और सार्वजनिक कार्यों में काफ़ी रुचि लेते हैं। मैं इन सज्जनों से मिला, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। दोनों बहुत बेरुखी के साथ मुझसे मिले और कहा कि कलकत्ता में सार्वजनिक सभा बुलाना आसान नहीं था और यदि कुछ हो सकता है तो यह सब सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर निर्भर करेगा। मैं देख रहा था कि मेरा काम कठिन होता जा रहा था। मैं अमृत बाजार पत्रिका के ऑफिस गया। जिन सज्जन से मैं मिला वे मुझे घुमंतू यहूदी के पास ले गए। बंगबासी अखबार एक कदम आगे था। उसके संपादक ने मुझे 1 घंटे तक प्रतीक्षारत रखा। जाहिर था उन्हें काफ़ी लोगों से मिलना था, लेकिन उन सबसे खाली होने के बावजूद उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। काफ़ी देर प्रतीक्षा के बाद मेरे प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा, क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ? आप जैसे आगंतुकों की यहाँ कोई कमी नहीं है। बेहतर होगा यदि आप यहाँ से चले जाएं। मेरे पास आपको सुनने का वक्त नहीं है। एक क्षण के लिए मैं क्रोधित हुआ, लेकिन मैं तुरंत संपादक की स्थिति को समझ गया। मैंने बंगबासी की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। मैं देख सकता था वहाँ लगातार लोगों का आना जाना चल रहा था और वे सभी लोग उनके जान पहचान के थे। उनके अखबार में विषयों पर चर्चा करने की कमी नहीं थी और दक्षिण अफ्रीका के बारे में वहाँ के लोग नहीं जानते थे। किसी व्यक्ति की परेशानी उसकी नज़र में इतनी भी गंभीर क्यों न हो जिसकी पीड़ा से वह गुजर रहा हो, लेकिन वह केवल उन लोगों में से एक होना होगा जो संपादक के ऑफिस में अपनी परेशानियों को लेकर जा रहे होंगे। एक संपादक सबसे कैसे मिल सकता है यदि उनकी पीड़ित पार्टी समझती है कि संपादक उस जगह का शक्तिशाली व्यक्ति है। उसे यानी संपादक को ही पता है कि उसकी सत्ता केवल उसके ऑफिस तक ही सीमित है। लेकिन मैं निरुत्साहित नहीं हुआ। मैं दूसरे अखबारों के संपादकों से भी मिलता रहा। हमेशा की तरह मैं एंग्लो इंडियन संपादकों से भी मिला। द स्टेट्समैन और इंग्लिश मैन ने इस प्रश्न की अहमियत को समझा। मैंने उन्हें लंबे साक्षात्कार दिए और उन्होंने उसे पूरा का पूरा प्रकाशित किया।
मिस्टर सैंडर्स इंग्लिश मैन के संपादक मुझे अपना आदमी कहते थे। उन्होंने अपना ऑफिस और अखबार मेरे हवाले कर दिया। उन्होंने मुझे इस बात की स्वतंत्रता भी दी कि उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख लेखों में मैं अपने हिसाब से संशोधन कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपने लेख का प्रूफ वे मुझे पहले ही दे देते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ होती गई। उन्होंने मुझे पूरी सहायता देने का वचन दिया और मेरे साथ अपनी गंभीर बीमारी तक पत्राचार बनाए रखा। मुझे अपने जीवन में इस तरह की अचानक बनी सच्ची दोस्ती का सौभाग्य मिलता रहा। मिस्टर सैंडरसन को मेरी स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा और मेरी सच्चाई के प्रति भक्ति बहुत अच्छी लगी थी। मेरे आंदोलन के साथ सहानुभूति रखने में से पहले उन्होंने गहन प्रश्न किए थे और उन्होंने देखा कि मैं कभी उनके सामने के केस में के बारे में निष्पक्ष व्यक्त रखने में नहीं हिचकिचाता था, चाहे वह मामला दक्षिण अफ्रीका के श्वेत आदमी से क्यों न जुड़ा हो, और वे इसको सराहते थे। मेरे अनुभव ने मुझे यह बताया कि दूसरी पार्टी को न्याय दिलाने में हम न्याय को बहुत जल्दी पा जाते हैं। मिस्टर सैंडरसन द्वारा दी गई इस अप्रत्याशित सहायता ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं कलकत्ता में एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने में सफल हो सकता हूँ। तभी मुझे डरबन से एक तार मिला। जनवरी में पार्लियामेंट शुरू हो गई है, जल्दी वापस आओ। इसीलिए मैंने प्रेस को एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने बताया कि क्यों मुझे अचानक कलकत्ता छोड़ना पड़ रहा है और बम्बई के लिए रवाना हो गया। वहाँ से चलने से पहले मैंने दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के बम्बई एजेंडे को दक्षिण अफ्रीका जाने वाले पहले संभावित जहाज में प्रथम श्रेणी के टिकट का प्रबंधन करने को कहा। दादा अब्दुल्ला ने एक जहाज कोरल लैंड खरीदा था। उन्होंने मुझे जोर दिया कि उसमें अपने पूरे परिवार को मुफ्त में ले जा सकता हूं। मैंने कृतज्ञता जाहिर करते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और दिसंबर की शुरुआत में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और विधवा बहन के बेटे के साथ दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका रवाना हुआ। एक दूसरा जहाज नादेरी भी उसी समय डरबन के लिए रवाना हुआ था। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी इन जगहों के एजेंट थे। दोनों जहाज़ों में पैसेंजरों की कुल संख्या करीब 800 थी। इनमें से आधे से ज़्यादा ड्राइवर ट्रांसवाल जा रहे थे। भाग दूसरे का ये 4th पार्ट था, जो कि ये भी ख़त्म हो गया है। अब इसका स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट माय टूथ का जो तीसरा भाग आएगा वो अगला पार्ट होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत